तो डेटा स्ट्रक्चर्स इज स्क्रीन व्हाइट बोर्ड दिख रहा हाँ, दिख रहा है। है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब अरेंजमेंट। अभी तक हम मैम डेटा टाइप्स पे काम कर रहे थे, जिसमें जो ओरिजिनल जो प्राइमरी डेटा टाइप्स किसी भी लैंग्वेज में होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को अरेंज करते हो। मींस आप वैल्यूज इनपुट करते हो, डेटा को प्रोसेस करते हो, फिर उसके बाद जरूरत लगती है तो हम फाइल में सेव कर रहे थे डेटा, बराबर। बट नाउ हाँ। थोड़ा सा एडवांस अरेंजमेंट डेटा का, टू फॉलो सर्टेन रूल्स। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है मेमोरी में डेटा का अरेंजमेंट एज पर एनी रूल, राइट। हम्म। तो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है, बट हम जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं डेटा हम्म। स्ट्रक्चर्स का, वो तीन प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो आप कभी भी डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ोगे तो वो तीन प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर में आने ही आने। पहला होता हाँ। है स्टैक, दूसरा क्यू, और तीसरा लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तीन अरेंजमेंट होते हैं। नाउ हम्म। स्टैक का जो पर्पस है, स्टैक होता है लीफो पे बेस्ड। लीफो मतलब क्या होता है पता है? लेफ्ट लेफ्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, सॉरी सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट हाँ, आउट। वो थोड़ा सा लास्ट इन कंफ्यूजन हो गया था। और फिर हम्म। होता है क्यू, जो है वो है फीफो पे बेस्ड। तो फीफो क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ऐसा अरेंजमेंट, डेटा का कलेक्शन ऐसा जिसमें जो एलिमेंट सबसे आखिरी में एंटर होगा वो सबसे पहले निकले। ठीक है। हाँ। तो कंपाइलर्स में, कंपाइलर डिजाइनिंग जब होती है तो उसमें स्टैक काफी यूज में आता है, क्योंकि इक्वेशंस जो सॉल्व होती हैं इंटरनली वो स्टैक का यूज करके ही सॉल्व होती है। कई बार आप सी में भी करके देखना कि अगर आप कोई बड़ी सी एक्सप्रेशन लिख दो, इतनी बड़ी कि कंपाइलर उसको नहीं, कंपाइलर की स्टैक कैपेसिटी से आगे का है, ठीक है, तो स्टैक हम्म। ओवरफ्लो का एरर आ जाता है। हाँ। है ना। ठीक है। नाउ हम्म। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पर्पस यहाँ हमें तो कम जरूरत पड़ता है, बट अदरवाइज जैसे इंटरनली जैसे ओएस की बात करें अपन, कि ओएस का टास्क मैनेजमेंट एक फीचर होता है, जिसमें किस सीक्वेंस में या किस प्रायोरिटी में काम होना है वो लिस्ट मेंटेन होती है। तो हर टास्क के साथ उसकी एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है, इसीलिए कोई काम पहले होता है, कोई काम बाद में होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज, कोई ऑपरेशन आपने बाद में शुरू किया बट एग्जीक्यूट वो पहले होता है। उसका रीजन होता है उसका हम्म। प्रायोरिटी वैल्यू। तो क्यू में मैसेजेस की देखें तो मैसेजेस की क्यू मेंटेन होती है, टास्क की, इंस्ट्रक्शंस की। जो इंस्ट्रक्शन इन जनरल पहले आया है वो एग्जीक्यूट भी पहले होता है, अनलेस अंटिल इट हैज अ प्रायोरिटी वैल्यू एसोसिएटेड टू इट। हम्म। ठीक है। तो क्यू के साथ फीफो का प्रिंसिपल जुड़ता है। और तीसरा फिर आता है लिंक लिस्ट, डायनेमिक मेमोरी। हमने एरे पढ़ा था। एरे में क्या होता है कि हाँ। फिक्स मेमोरी एलोकेशन होता है कि कितने एलिमेंट्स आप एलोकेट करोगे। अब अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको कम एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर ज्यादा एलिमेंट्स की मतलब जरूरत पड़ रही है तब भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते से मतलब neither we can increase the memory allocation nor we can reduce the memory, है ना। हम्म। तो वहां डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट यूज किया जाता है, जिसमें आप जब जरूरत पड़ती है तब मेमोरी एलोकेट करते हैं। और जो भी डेटा होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब आपस में हर डेटा के पास अपने किसी एक सबऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग डेटा का एड्रेस होता है। ठीक है। हम्म। स्टैक से जुड़े हुए
ऑपरेशंस की बात, आज थ्योरी पढ़ लेते, फिर कल कोड उसका कर लेंगे। हाँ ठीक है। स्टैक में आपके पास पहला ऑपरेशन होता है पुश, दूसरा ऑपरेशन होता है पॉप। ठीक है। क्यू में होता है इंसर्ट और रिमूव। पुश मतलब जब स्टैक में आप नया डेटा डालेंगे। पॉप मतलब जो मोस्ट रीसेंट एडेड डेटा आप निकालोगे वो कहलाएगा पॉप। तो अगर हम हम्म। जस्ट, ठीक है, तो अगर स्टैक का अरेंजमेंट हम देखें तो कुछ इस तरीके से अगर हम स्टैक अज्यूम कर रहे हैं, तो जब तक कुछ भी नहीं है तब तक स्टैक को जो पॉइंट करने वाला पॉइंटर है, जिसे हम स्टैक पॉइंटर कहेंगे, जैसे एरे में हम्म। इंडेक्स होती है, वो होगा -1 पे। जैसे ही डेटा हम्म। आया तो स्टैक पॉइंटर किस पे आ जाएगा? 0 पे। 0 पे। हाँ। 0 पे आ जाएगा और डेटा ऐड हो जाएगा। तो सपोज हमने डेटा डाल दिया 10। ठीक है। फिर अगला डेटा आया, हम्म। तो स्टैक पॉइंटर पहले कहाँ, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज होगी 1 पे। अगला डेटा आपको जो डालना है वो आपने डाल दिया, अगला डेटा। फिर अगर डेटा हाँ। डालने के बजाय निकालने के लिए, मतलब एसपी कहाँ है, स्टैक पॉइंटर कहाँ है अभी? 1 पे, 1। जहां पे हाँ। मोस्ट रीसेंट डेटा डला था। और जहां मोस्ट रीसेंट डेटा डला हुआ होता है, वो पोजीशन कहलाती है टॉप ऑफ स्टैक। तो टॉप ऑफ स्टैक चेंज हम्म। होता रहता है। जब 1 पे लास्ट डेटा डाला हुआ था तो टॉप ऑफ स्टैक 1 था। अगर इसके आगे डल जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है। पर अगर मान लो हम्म। कि 1 पे आप हो और उसके बाद आपको अब डेटा निकालना है, तो पहले निकलेगा 12, फिर निकलेगा 10। जब 12 निकलेगा हम्म। तो एसपी रीसेट होके कहाँ चला जाएगा? एक पीछे, 0 पे। 0 पे। और यहां से भी अगर निकल गया तो एसपी फिर आ जाएगा -1 पे। और अब अगर आप डेटा निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कहलाएगा स्टैक अंडरफ्लो। हम्म। स्टैक अंडरफ्लो इज व्हेन देयर आर नो मोर एलिमेंट्स टू बी फेच्ड अप। ऐसे ही स्टैक की हम्म। अगर एक कैपेसिटी है और आप डेटा डालते जा रहे हो, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, तो एसपी अभी कहाँ है? यहाँ मान के चले अगर हम। और अगर अब हम डेटा डालने का ट्राई करेंगे तो एसपी कैपेसिटी से बाहर चला गया, हाँ। है ना? तो वो हो जाएगा हम्म। स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। ठीक है। तो स्टैक ओवरफ्लो इज व्हेन देयर आर नो मोर स्पेसेस लेफ्ट फॉर द डेटा टू बी एडेड। स्टैक अंडरफ्लो इज जब कोई डेटा बचा ही नहीं है निकाल। इसी हम्म। तरीके से आप क्यू समझ सकते हो। अगर क्यू हम लें तो क्यू में डेटा एक डायरेक्शन से ऐड होगा और निकलेगा दूसरे डायरेक्शन। तो पहला डेटा सपोज हमने यहाँ डाला, फिर दूसरा हम डालेंगे यहाँ, तीसरा हम डालेंगे यहाँ। और निकलेगा कैसे? तो पहला डेटा, फिर दूसरा डेटा, और फिर तीसरा डेटा। ठीक है। तो हम्म। क्यू में 2 एंड्स होते हैं। एक एंड जहां पे डेटा डलेगा, नया डेटा कहाँ डलना है? नया डेटा यहाँ डलना है। पर डेटा जब निकल रहा है तो वो कहाँ से निकल रहा है? इस पोजीशन से। सो देर आर 2 हम्म। पोजीशंस, एक होती है फ्रंट और दूसरी होती है रेयर। फ्रंट मतलब वो पोजीशन जहां पे से डेटा निकलेगा, एंड हम्म। रियर इज जहां पे लास्ट डेटा डला। हम्म। ठीक है। तो अगर आप हाँ। डेटा डालते जा रहे हो और यहाँ पहले, तो जब आप क्यू बनाओगे इनिशियली, अब आप सेटअप देखो,
एक से। हेलो। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून। जिस एंड से डेटा हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमने कहा रियर, और जहां हम डेटा निकालेंगे वो कहलाएगा फ्रंट। ओके। हम्म। नाउ जब आप क्यू स्टार्ट करोगे, तो उस केस में दोनों ही चीजें कहाँ होंगी? -1 पे। फ्रंट और रियर दोनों, क्योंकि ना तो डेटा डालने के लिए अवेलेबल है ना निकालने के लिए अवेलेबल है। जब पहला डेटा डलेगा, तब उस केस में फ्रंट भी 0 पे आ जाएगा, क्योंकि पहला डेटा निकलने की जगह हो गई, और रियर भी 0 पे आ जाएगा। हम्म। है ना? हम्म। ठीक है। उसके बाद जब नया डेटा डलेगा, तो आप रियर को एक आगे बढ़ाते हुए चलोगे, फ्रंट वही रहेगा, रियर एक एक जब डेटा डलता जाएगा, तो आप पहुंच गए, सपोज लास्ट डेटा आपने डाला यहाँ पे, रियर। अब हम्म। आप डेटा निकाल रहे हो, तो फ्रंट से डेटा निकला और फ्रंट अगले पे सेट हो जाएगा, क्योंकि अगला डेटा हाँ। 2 हो गया। ठीक है। इधर हम्म। आपने फिर रियर में एक डेटा डाला, फिर रियर पोजीशन सेट हुई, तो यहाँ आ गए आप, रियर अब कहाँ आ गया? आखिरी वाली इंडेक्स पे। आखिरी अब पे। जब आप डेटा हम्म। डालने का ट्राई करोगे, तो लीनियर क्यू जो होती है, लीनियर क्यू के हिसाब से एक तरफ से डेटा डलेगा और एक तरफ से डेटा निकले, तो आपस में हम्म। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। रियर रियर की पोजीशन से मैच करेगा, फ्रंट फ्रंट की पोजीशन से मैच करेगा। तो रियर हम्म। जैसे ही हाईएस्ट कैपेसिटी से बाहर गया, जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी क्यू की आपने ले रखी उससे वो बाहर गया, तो वो क्या बोल देगा? क्यू ओवरफ्लो। जबकि पीछे से हाँ। दो डेटा निकल चुके हैं, फ्रंट में से 0 और 1 में से डेटा, मतलब फ्रंट की पोजीशन चेंज हो चुकी है, फ्रंट 0 पे नहीं है। हम्म। है ना? तो दो एलिमेंट्स निकल चुके हैं, फिर भी वो क्या बोलेगा? रियर। रियर क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर चला गया, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? क्यू ओवरफ्लो। ठीक है। अब मान हम्म। लो कि हम्म। अगर रियर था, सपोज ये 3 जो है, रियर यहाँ पे था क्योंकि लास्ट डेटा 3 पे गया, बराबर। हम्म। अब फ्रंट से हम्म। पहला डेटा निकला, दूसरा निकला, और आपने तीसरा भी निकाल दिया, तो फ्रंट भी प्लस होके 3 पे आ गया, रियर भी 3 पे था। हाँ। ठीक है। तो अब हम्म। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली डेटा कहाँ से डलना शुरू होना चाहिए? वापस से पहली पोजीशन से। तो लीनियर क्यू में ये हम्म। प्रॉब्लम आता है कि हम कई बार ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि क्यू ओवरफ्लो कब बोले और अंडरफ्लो कब। क्योंकि क्यू खाली है, फिर भी आपको उसको ओवरफ्लो ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि रियर पीछे तक चला गया है और फ्रंट भले ही है उसमें। वो लीनियर क्यू का प्रिंसिपल है। उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने हम्म। के लिए सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट आता है। सर्कुलर हम्म। क्यू के कंसेप्ट में आप क्या करते हो कि फ्रंट 0 पे है सपोज, और रियर अगर आखिरी पे पहुंच गया, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि कोई डेटा निकला ही नहीं है, तो कोई जगह खाली नहीं हुई। पर अगर हम्म। रियर आखिरी पे पहुंच गया है और फ्रंट की वैल्यू 0 से कोई और है, मतलब 1 है या 2 है, इसका हम्म। मतलब कुछ डेटा निकल चुका है।
भाई अगर हाँ। फ्रंट हो गया यहाँ, मतलब ये दोनों डेटा तो निकल चुके ना, मतलब ये दोनों डेटा खाली हो गई, जगह खाली हो गई। तो उस केस में आप क्या हाँ। करते हो, रियर को वापस किस पे सेट कर देते हो, 0 पे, टू पे। है ना। तो वो फिर से डेटा हम्म। निकालेगा। पर अब मान लो कि यहाँ खाली है, यहाँ दो डेटा डले, और या यहाँ पे भी पूरा डेटा आपका फिल हो चुका है, यहां से दो डेटा निकले, पर फ्रंट अभी भी इस पे है। हम्म। ठीक है। तो फ्रंट और रियर हाँ। अगर बराबर हो गए, और फ्रंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उस केस में क्यू ओवरफ्लो कहते हैं। हाँ। ठीक है। तो ऐसी हम्म। सिचुएशंस हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है कि किस केस में हम क्यू को ओवरफ्लो बोलेंगे, मतलब फ्रंट जहां पे लास्ट निकला था डेटा वहां पे है, और रियर वापस से रीसेट होने के बाद फिर से फ्रंट पे आ गया, तो एक्चुअली पूरा फिल हो गया ना। अब आगे की दो वैल्यू प्लस हम्म। दो डेटा डालने के बाद वो तीसरे पे आया, और तीसरे पे फ्रंट की पॉइंटर है, मतलब यहां से डेटा निकलना है। पर जब निकलेगा तब निकलेगा, अब नया डेटा आप उस जगह पे थोड़ी डाल सकते। हाँ। यहाँ पे तीन ऑलरेडी है, रियर रीसेट होके इन दोनों में भी डेटा डाल लिया हमने, और अब आ गया रियर इस पे। तो हम्म। यहाँ पे तो ऑलरेडी डेटा है, तो यहाँ हम डेटा कैसे डाल सकते, हाँ। है ना। तो सर्कुलर हम्म। क्यू के केस में ओवरफ्लो की कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। यू हैव टू डिटरमाइन कि आपका रियर रीसेट होने के बाद वापस फ्रंट के पास आ गया है, कि फ्रंट स्टार्टिंग में ही था और रियर अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। वो सारी चीजें आपको देखनी, हाँ। है ना। तो इन आपको इनिशियली स्टैक में दो फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, पुश और पॉप। एडवांस लेवल पे स्टैक में तीसरा फंक्शन होता है पीप। बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि पुश करा मतलब डेटा डला, पॉप करा मतलब डेटा रिमूव कर लिया, डिलीट हो जाता है एक्चुअली स्टैक में से वो डेटा। बट इफ यू हाँ। वांट टू सर्च फॉर सम डेटा एंड मॉडिफाई एट इट्स प्लेस, तो वो ऑपरेशन पीप कहलाता है। हम्म। कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं होता है, बट इनिशियल लेवल पे पुश और पॉप ये दो चीजें करते हैं। क्यू के केस में आप दो फंक्शंस बनाते हो, एक इंसर्ट और दूसरा रिमूव। इंसर्ट से आप डेटा डालोगे जहां पे आप रियर को हैंडल करते हो, रियर पॉइंटर को या रियर इंडेक्स को हैंडल करते हो, और रिमूव फंक्शन में आप फ्रंट को हैंडल करते हो। हालांकि इंसर्ट में आपको क्यू ओवरफ्लो का कंडीशन क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, और रिमूव में क्यू अंडरफ्लो का लगाना पड़ेगा, कि अब कोई डेटा बचा नहीं है जो निकाला जा सके। हम्म। ठीक है। ये दो चीजें हुई। हम्म। इनको आप सी के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टोटली अप टू अस। इनिशियली हम सी में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ज्यादा इजी हो जाता है हम्म। इम्प्लीमेंटेशन। सी प्लस प्लस में आपको हाँ। क्लास बनानी पड़ेगी, और क्लास के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले सी में बना हम्म। लेंगे, देन वी कैन ट्राई एंड कन्वर्ट इट इनटू सी प्लस प्लस। हाँ। ठीक है। अब तीसरा आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करता है, जहां पे आप लिस्ट बनाते हो, और वो लिस्ट होती है, दो एलिमेंट होते हैं, दो पार्टिसिपेंट होते हैं उस लिस्ट एलिमेंट के, एक होता है डेटा और दूसरा होता है एड्रेस, और कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं नोड। हम्म। ठीक है। और जो लिस्ट बनती है वो इस तरीके से होती है कि हर नोड के पास अपने अगले नोड का एड्रेस होता है। अब अगला नोड मेमोरी में किसी भी जगह हो सकता है, क्योंकि हम मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे, डायनेमिकली। हम्म। ठीक है। तो ये हाँ। नोड का जो स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हो, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर से डिफाइन करते हैं, क्योंकि डेटा वाला पार्ट आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स में से कुछ हो सकता है, और एड्रेस वाला पार्ट होता है पॉइंटर्स के। तो हम स्ट्रक्चर का ही यूज करेंगे, कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें प्राइमरी डेटा टाइप्स भी होंगे और पॉइंटर भी होगा, क्योंकि एड्रेस हम पॉइंटर के थ्रू रख पाएंगे, है हम्म। ना।
तो ऐसी लिस्ट जिसमें हर हर नोड के पास अपने अगले नोड का एड्रेस होगा और आखिरी नोड के पास होगा -1 या नल। ठीक है, ऐसी लिस्ट कहलाती है सिंगल लिंक लिस्ट। और ऐसी लिस्ट हम्म, जिसमें हर नोड के पास अपने पिछले नोड का और अपने अगले नोड का एड्रेस होता है, वो कहलाती है डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट में पहले नोड से पहले कुछ नहीं होता और आखिरी नोड के बाद कुछ नहीं होता। सिंगल लिंक लिस्ट में पहला नोड स्टार्ट जब इनिशियली क्रिएट होगा, वो फर्स्ट पॉइंटर कहलाता है या टॉप ऑफ द लिस्ट कहलाता है, जिसमें लिस्ट का स्टार्टिंग नोड होता है। और वहां से आप आगे एक एक जब भी जरूरत पड़ती है नया नोड क्रिएट करेंगे। उस नए नोड का रेफरेंस हम पिछले नोड में असाइन करते हैं और आगे का काम। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा खेल हम्म, पॉइंटर्स का होता है। आपको पॉइंटर्स बहुत हेविली यूज करने पड़ते हैं, हेविली मेंटेन करने पड़ते हैं व्हेन यू वांट टू मैनेज लिंक लिस्ट। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छे ऑपरेशंस आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो लिंक लिस्ट में, और लॉजिक डेवलप करने में भी काफी हेल्प करता है। अभी तक आपने जो पॉइंटर्स पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, एरे ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा, और स्ट्रक्चर का पॉइंटर पढ़ा, ये सारी चीजें, यूजिंग फंक्शंस, विदाउट यूजिंग फंक्शंस, पॉइंटर्स अरेंजमेंट, एक पॉइंटर में दूसरे पॉइंटर का रेफरेंस, मेमोरी एड्रेसेस का एक्सचेंज, काफी अच्छे से आप लिंक लिस्ट में समझ सकते हैं, है ना। हम्म, तो कल एक काम करते हैं, कल पहले स्टैक और क्यू का कोड बना के देखेंगे, एंड देन हाँ। आफ्टर टुमारो वील हैव लिंक लिस्ट। ठीक। लिंक हम्म, लिस्ट को सेपरेटली टाइम देना पड़ेगा, कल तो अपन टाइम से स्टार्ट कर लेंगे। तो हाँ। टैक और क्यू कल करके देखते हैं, कोड बना के चला के देखते हैं। लिंक लिस्ट का बेसिक आइडिया, मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में आपको बना के दिखाऊंगी, डबल लिंक लिस्ट को उसी के कंट्रास्ट में हम सामने जस्ट क्या चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ट्राई आप ये करेंगे कि डबल लिंक लिस्ट का कोड आप बनाओ। हाँ। ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पेन पेपर यूज करेंगे कि कहाँ से कहाँ अरेंजमेंट करना है, तो ही थोड़ा इजीली कर हम्म, पाए। ऐसे सोचेंगे हाँ। तो कई बार मिस्टेक के चांसेस होते हैं, हाँ। है ना। तो थ्योरी में क्लियर हुआ जो हमने पढ़ा। हाँ। ठीक है, तो अब आगे इसको कल कंटिन्यू करते हैं स्टैक क्यू के साथ। ओके। ठीक है। हाँ। ओके।